नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 वर्षों से हम लगातार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन पे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से टाइम टू टाइम दे रहे हैं। हमारा इस बार भी यही प्रयास है कि आने वाले सत्र में जो एडमिशन होने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर किए जाएं। जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर किए जाएं। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 में जो शुरू होने वाले हैं उससे संबंधित क्लास 1 में जो एडमिशन की संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में हम छोटी छोटी जानकारियाँ देंगे जो कि एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को इन छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इनके बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हमारे चैनल पर आपको सारी वो जानकारी दी जाएगी जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स को ये डाउट रहता है, जैसे कि हम आपके कमेंट्स को भी डेली पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर रिप्लाई दिया जाए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे कमेंट एक साथ आ जाते हैं तो इसमें रिप्लाई करने में हमसे थोड़ी बहुत देर हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हम वीडियोस में आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी कवर अप करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियोस में आपके कमेंट्स का जो जवाब है वो मिल जाए। तो ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं वो बच्चे की उम्र को लेके होते हैं कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो उसको कौन सी क्लास में एडमिशन मिलेगा, या फिर हमारा बच्चा क्लास 1 में एडमिशन के लिए पात्र है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की एज क्या होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। उसके बाद कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कैटेगरी कौन सी चुनें। ज़्यादातर माता पिता को ये डाउट रहता है कि वो ये काम करते हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, या फिर अपना कोई दुकान चलाते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हैं, तो उनको कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए। तो हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे कि आपके काम के हिसाब से आपको कौन सी कैटेगरी चुननी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर अगर आप साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार रखने हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, एडमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि एडमिशन अगर आपका होने लगता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको विद्यालय में लेके जाने पड़ते हैं, फिजिकली आपको वेरीफाई कराने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जो कास्ट कैटेगरी है, आप जिस भी कास्ट कैटेगरी में या फिर सोशल कैटेगरी में आते हैं तो आप कैसे चुनेंगे। जैसे कि अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC है, ST है, OBC है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कैटेगरी, जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी भी केंद्रीय विद्यालयों में प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब कैटेगरी आप कैसे चुनेंगे, इनका आधार क्या होता है, आप क्यों चुनेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, RT कोटा के लिए क्या करें। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों कि RT शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और केंद्रीय विद्यालयों में भी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है क्लास की, उसकी जो 25% सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं RT के तहत एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, ये शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत भी एडमिशन होते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में भी होते हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में RT कोटा के लिए क्या करें जिससे आपके बच्चे को RT कोटा के तहत आसानी से एडमिशन मिल सके। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, बच्चे के जो माता पिता हैं वो सरकारी नौकरी में नहीं है, तो RT कोटा के तहत उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए जिसके ज़रिए उनको जो है केंद्रीय विद्यालय में उनके बच्चे का एडमिशन हो सकता है RT कोटा के तहत। इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। तो चलिए दोस्तों,
यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक आपको बताए उन सबको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे निवेदन है कि इसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम देखें कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों बच्चे की उम्र, यहाँ पर पहला पॉइंट है, बच्चे की जो उम्र है वो 6 से 8 साल होनी चाहिए। दोस्तों आपके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं चाहिए। क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 8 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 साल का है तो भी चलेगा, 8 साल का है तो भी चलेगा, यानी कि 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो ये बताया गया है कि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच होनी चाहिए। जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर बताई गई है, वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2017 के बीच में होनी चाहिए। तब आपका बच्चा कक्षा 1 क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, पात्र है। उसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यानी 2015 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक तथा 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे। तो दोस्तों जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 2015 के अप्रैल से लेके 2017 के मार्च तक के बीच में होनी चाहिए और जो 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये उम्र का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाए। अगर थोड़ा बहुत देर होती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक पर आते हैं कि कैटेगरी कौन सी चुनें। दोस्तों बहुत से पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि हम ये काम करते हैं तो अगर हम ये कैटेगरी चुन लें तो हमसे ये गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको जितनी भी कैटेगरीज लगती हैं केंद्रीय विद्यालयों में, उन कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिसके आधार पर आप अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने लगते हैं तो वहाँ पर एक टूल होता है, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ही बनाया गया एक टूल होता है जो आपके फॉर्म पे ही होता है। वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप उसकी भी मदद ले सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप आसानी से उस टूल की भी मदद ले सकते हैं अगर आपको कैटेगरीज पहले से क्लियर रहेंगी तो। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी 1, जिसको कि पहली प्राथमिकता बोला जाता है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए। तो जो पहली प्राथमिकता मिलती है वो उन बच्चों की मिलती है जिन बच्चे के माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका आर्मी हुआ, रेलवे हुआ, डाक विभाग हुआ इत्यादि। इसी तरह के बहुत सारे जो केंद्रीय डिपार्टमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, उनमें काम करने वाले माता पिता जो हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो उनको जो है पहली प्राथमिकता मिलती है केंद्रीय विद्यालयों में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 यानी कि प्राथमिकता दूसरी। तो दोस्तों ये प्राथमिकता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। दोस्तों प्राथमिकता ये होती है कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताया, एक बच्चा है वो कैटेगरी 1 से है, एक बच्चा है वो कैटेगरी 2 से है। दोनों बच्चे का जब फॉर्म आएगा केंद्रीय विद्यालयों में तो पहले जो कैटेगरी 1 का बच्चा है उसको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा, इसके बाद जो कैटेगरी 2 का बच्चा है उसको देखा जाएगा। इस तरह से जो है प्राथमिकता लगती है और जो आपके आरक्षण वाले लाभ हैं वो अलग से लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो कैटेगरी काम करती है। तो देखते हैं कि प्रायोरिटी कैटेगरी 2 क्या है। प्रायोरिटी कैटेगरी 2 में जो जो केंद्रीय के पीएसयू हैं, पीएसयू होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि आप IOCL ले लीजिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC ले सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसी तरीके की भेल हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब जो है आपकी महारत्न कंपनियां हैं। तो इनमें जो काम करते हैं माता पिता, उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को जो प्रायोरिटी मिलती है, जो प्राथमिकता मिलती है, वो दूसरी प्राथमिकता मिलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल बैंक्स इत्यादि। तो ये जो हैं ये कैटेगरी 2 में आते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं। अब कैटेगरी 3 में उन माता पिता के बच्चे आते हैं जो माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जैसे कि राज्य सरकार के कर्मचारी, जैसे कि राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षक हैं,
उसमें शिक्षा विभाग भी आ जाता है, पुलिस है, राज्य सरकार की पुलिस है, और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में है, जैसे कि जो सरकारी डॉक्टर वगैरह हुए। तो इन तरह के जो गवर्नमेंट के पेरोल पे होते हैं, यानी कि जो प्योरली गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो कैटेगरी 3 में आते हैं। इनको तीसरी प्राथमिकता मिलती है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में। इसी तरीके की जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो राज्य सरकार के जो पीएसयूज हैं, पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान, जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो टीचर हैं या कुछ भी काम करते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना होगा, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और जैसे स्टेट के जो निगम होते हैं और जो स्टेट के कॉरपोरेशन वगैरह होते हैं, तो ये सब में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो माता पिता हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनके एडमिशन में जो है कैटेगरी 4 लगेगी, यानी कि चौथी प्राथमिकता होगी। और जो सबसे लास्ट, जो सबसे कम प्राथमिकता मिलती है कैटेगरी 5 को, वो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन सबको छोड़ के, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को छोड़ के और जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो सब कैटेगरी 5 में आती हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फार्मर हों, चाहे वो शॉपकीपर हों, चाहे अपना प्राइवेट कोई आप कुछ कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी में हों, इन सब को आपको कैटेगरी 5 में रखा गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा। और एडमिशन में इनकी 5वीं प्राथमिकता होती है, यानी कि सबसे कम प्राथमिकता होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रायोरिटी कैटेगरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक पर आते हैं कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए, अपने बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप खुद करते हैं या फिर साइबर कैफ़े वाले से करवाते हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप प्राथमिकता दें इस पे कि आप रजिस्ट्रेशन खुद करें, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादा पता होती हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि आप अपना फॉर्म खुद से भरें। बाकी हम आपको फॉर्म का डेमो भर के दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, इससे चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसको कि इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, तो बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो आपके बच्चे के एडमिशन के टाइम पर आपके बच्चे के एडमिशन प्रोसेस के दौरान लगता है। और आपके बच्चे का जो फॉर्म भरेंगे आप एडमिशन के लिए, तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको। तो जब आप फॉर्म भर लेंगे तो जो लास्ट स्टेप होता है फॉर्म भरने का, उसमें आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होता है। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी आपको फॉर्म भरने के लिए। आप इसको स्कैन करके 256 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है वो PDF, JPG या फिर .jpeg हो सकता है। तो इसको आप पहले से सॉफ्ट कॉपी बना के रखिएगा। 256 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। इसको आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जब आप कंप्लीटली फॉर्म सबमिट करना चाहेंगे तो उसके बाद दोस्तों जो अगला है वो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे का फ़ोटो है। आप अपने बच्चे को एक प्लेन बैकग्राउंड, आपके बच्चे का फ़ोटो जब आप ले रहे हो तो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। मोस्ट प्रिफर ये होना चाहिए कि आपके बच्चे के फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ऑफिशियल होता है और सही भी लगता है। तो वाइट बैकग्राउंड पर आप खड़ा करा के उसकी एक क्लियर फ़ोटो लें, फ्रंट फेसिंग होनी चाहिए, फ़ोटो जो है वो धुंधली नहीं होनी चाहिए, और अच्छे वेल मेंटेन ड्रेस में आप फ़ोटो लें, और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए बच्चे का। और दोस्तों उसकी आप सॉफ्ट कॉपी भी रखें और उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा के रखें, ताकि अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे वही फ़ोटो चलती है। तो दोस्तों फ़ोटो का जो साइज़ है वो पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, फ़ोटो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बच्चे का चेहरा जो है वो क्लियर दिखना चाहिए, और हाल फिलहाल में खींची गई हुई फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो से खींची गई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत से माता पिता एक गलती करते हैं कि अगर साइबर कैफ़े वाला बोलता है कि आप फ़ोटो दे दीजिए, तो माता पिता करते क्या हैं कि पुरानी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, वही फ़ोटो मोबाइल से खींच के या कैमरे से खींच के वही फ़ोटो भेज देते हैं, तो वो पुरानी फ़ोटो होती है। तो इससे एडमिशन के टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है
वो बिल्कुल नवीनतम फ़ोटो, बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो खींचकर 256 KB साइज़ का होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए। वो आप दें ताकि आपका जो फॉर्म है वो सही से भरा सके, बाकी आगे एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो जैसे कि कम आय वर्ग में अगर आप आते हैं, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, रखना होता है अपने पास। उसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय भरना होता है, जैसे कि प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सर्टिफिकेट नंबर, वो कब जारी हुआ है, उसकी डेट कि उसको कब जो है जारी किया गया है, और उसको जारी करने वाला कौन है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। अगर आप यानी कि अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, जैसे कि हर स्टेट ने एक लो इनकम ग्रुप डिसाइड किया है, उसके लिए उन्होंने एक वैल्यू रखी हुई है। जैसे हर स्टेट में अपनी अलग अलग वैल्यू है। उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, तो वहाँ पर अगर किसी माता पिता की या फिर गार्जियन की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो वो माता पिता जो है वो लो इनकम ग्रुप में माना जाता है और उसका बच्चा भी वो लो इनकम ग्रुप में आता है। तो अगर उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा जिसके माता पिता की आय या गार्जियन की आय 1 लाख से कम है, तो वो कम आय के ग्रुप में आएगा, यानी कि लो इनकम ग्रुप में आएगा। इस केस में वो लो इनकम ग्रुप सेलेक्ट कर सकता है और वहाँ पर आय प्रमाण पत्र यानी कि लो इनकम सर्टिफिकेट का जो है वो डिटेल्स फॉर्म में भरना होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर आप बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, तो बीपीएल कैटेगरी में भी आपको ये सारी डिटेल्स भरनी होती हैं कि बीपीएल सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसको जारी किसने किया है और वो किस डेट को जारी हुआ है। और इसी तरीके से अगर आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है और कब वो जारी हुआ और उसको किसने इशू किया है, इशूइंग अथॉरिटी का नाम। जैसे कि अगर एसडीएम ने इशू किया है तो वहाँ पर आप एसडीएम जो है मेंशन करेंगे। अगर नगर पंचायत ने जारी किया है तो आप वहाँ पर नगर पंचायत मेंशन करेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पर डिटेल्स भरनी होती है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है वो रखने होते हैं अपने पास, ताकि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे की फ़ोटो, ये तो आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, ये मैंडेटरी होते हैं। बाकी आप डिटेल्स भरने के लिए ये सारे सर्टिफिकेट भी रखें। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप उस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो भी सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए फॉर्म भरते टाइम, वो भी आपके काम आएगा डिटेल्स को फिल आउट करने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड का अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी वहाँ पर ऑप्शन आता है। जैसे ही आप फॉर्म में बच्चे का जो लिंग है यानी कि जो जेंडर है वो आप फीमेल सेलेक्ट करेंगे, ओके। जैसे ही आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन ऑटोमेटिक खुल जाता है। वहाँ पर अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपके बच्चे का जो एप्लीकेशन है, जो बच्ची है उसका जो एप्लीकेशन है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं, चाहे आप खुद से भरें या फिर साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं, तो आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल एड्रेस का यूज़ करना होता है जो आपका अपना खुद हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो पता चलेंगी आपको वो आपके ईमेल पर अपडेट आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर अपडेट आएगा। तो भूल कर भी ऐसा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी ना दें जो फ्यूचर में जाके बंद हो जाए या फ्यूचर में आप उसको एक्सेस ना कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों, जितने भी एडमिशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन करेगा वो आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर करेगा। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फंक्शनल हो, जो आपका चलने वाला सिम हो, जो आपकी चलने वाली ईमेल आईडी हो, वही आप प्रोवाइड करें, ताकि आगे चल के कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, आपसे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके अगर आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता है तो दोस्तों, ये ज़रूरी जानकारी थी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। और दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप फॉर्म भरिएगा उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होता है फॉर्म को। फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होता है। अगर आप खुद से भर रहे हैं, आपके घर में प्रिंटर नहीं है, तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट ज़रूर सेव कर लें, ताकि वो पीडीएफ फॉर्मेट आपके फ़ोन में रहेगा तो आप एनी टाइम जाके मार्केट से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बहुत से माता पिता, हमारे पास पिछली बार बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हमारे बच्चे का नाम तो आ गया लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है। तो दोस्तों, इस बार ये जो है आप प्रॉब्लम ना फेस करें,
क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन के टाइम पर आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रिंट आउट लगता है, तो उसको आप जो है पीडीएफ में ज़रूर सेव कर लें। अगर आप घर से भर रहे हैं और साइबर कैफ़े से भी भर रहे हैं तो भी आप हार्ड कॉपी निकलवाइए और पीडीएफ फॉर्मेट भी उसका अपने पास फ़ोन में रखिए, ताकि बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आप बाद में भी उसका प्रिंट आउट ले सकें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पर बताया गया है मोबाइल नंबर और ईमेल के बारे में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बढ़ते हैं कि जो एडमिशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कौन कौन से हैं। एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे बनेंगे और इनका क्या यूज़ है, इनका क्या लाभ है। तो सबसे पहले दोस्तों, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मैंने आपको बता ही दिया कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी से डिटरमाइन होता है कि आपका बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आपकी बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसी के हिसाब से वो एलिजिबल होगा कि आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द इसको बनवा लें। ये अपलोड भी करना होता है फॉर्म भरते टाइम। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बच्चे का फ़ोटो, ये भी आपको देना ही होता है। एडमिशन के टाइम पे भी आपको देना होता है दोस्तों। जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का वो लेके जानकारी वेरीफाई करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिए जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं एडमिशन के टाइम पे। और दोस्तों जैसे कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो पते का प्रमाण पत्र आपको देना होता है कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है। आपका एक लोकल एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो एड्रेस प्रूफ देने होते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और बिजली का बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, पानी का बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो। इस तरीके से रेंट एग्रीमेंट को भी एज एड्रेस प्रूफ कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों आप जो है बच्चे के माता पिता का एक निवास प्रमाण पत्र भी बनता है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो दैट इज़ ओके, वो भी आप जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको एडमिशन के टाइम पर पते का प्रमाण पत्र देना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि अगर आप SC हैं, ST हैं, SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। OBC में 2 कैटेगरी होती हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तब आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मेक श्योर दैट कि आप जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो तब आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर आप ये कैटेगरी जैसे कि SC, ST या फिर OBC, इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी अगर आप चुनते हैं तो आपको इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब आप एडमिशन के टाइम पर ये सर्टिफिकेट माता पिता के नाम से या फिर बच्चे के नाम से अगर आप वेरीफाई करवा लेते हैं। तो अगर आप वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे तो ऐसी उम्मीद है कि आपका जो एडमिशन में थोड़ा दिक्कत होगा। तो दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र या तो माता पिता के नाम से या फिर बच्चे के नाम से जल्द बनवा के रख लें अगर आप इसमें आते हैं तो। उसके बाद दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट नौकरी में हैं। तो दोस्तों अगर केंद्र सरकार की नौकरी में है बच्चे के माता पिता या फिर राज्य सरकार की नौकरी में है बच्चे के माता पिता, तो उनको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। सर्विस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो एडमिशन वाली वेबसाइट है वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लेके आपके डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो आपके मैनेजर वगैरह हैं, वो सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो बना के देते हैं। और सर्विस सर्टिफिकेट के साथ ही साथ पिछले 7 सालों में बच्चे के माता या पिता जिनके आधार पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आप चूज़ करते हैं, अगर आप बच्चे के माता के आधार पर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चूज़ करते हैं तो बच्चे के माता का लगेगा। अगर आप पिता के आधार पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पिता का लगेगा। तो बच्चे के माता या पिता का पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, पिछले 7 सालों में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लगता है। तो ये भी आपके बच्चे के ऑफिस के जो मैनेजर हैं वो बनाकर देते हैं, उनके पास रिकॉर्ड्स होता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के भी आ गया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आप इसको टीसी मत समझिएगा, जो स्कूल से टीसी मिलता है, ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है कि बच्चे के माता या पिता अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उनके पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उसकी पूरी डिटेल्स उसमें भरनी होती है। किस डेट से लेके किस डेट तक कहाँ पे रहे हैं, और फिर आगे कहाँ से किस डेट को कहाँ पे गए हैं, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर रहती हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसका भी फॉर्मेट आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं वो इसको जो है जारी करते हैं, उनसे आप ये बनवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, एक दूरी का प्रमाण पत्र देना होता है कि केंद्रीय विद्यालय से जो आपके निवास स्थान की दूरी है वो कितने किलोमीटर के रेंज में है। दोस्तों ये एप्लीकेबल होता है आरटी कैटेगरी के लिए। अगर आपका बच्चा आरटी कैटेगरी में आता है तो आरटी कैटेगरी के लिए आपको दूरी का प्रमाण पत्र देना होता है। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। इस पे बच्चे के माता पिता सेल्फ डिक्लेयर करके दे देते हैं कि हाँ हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है ये जो है इतने किलोमीटर है, हाँ ये वेरीफाई होता है। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी कोई बात छुपाएं ना, जो आप सच में आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वही आप डिक्लेयर करें। दोस्तों ये आरटी में लागू होता है। आरटी में हम आगे आपको जानकारी देंगे, इसी वीडियो में आगे बने रहिए, आरटी के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत एडमिशन कराते हैं अपनी बच्ची का, आपकी बच्ची अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती है तो दोस्तों आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक एफिडेविट देना होता है, जिसमें आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, आप इसको किसी भी अपने तहसील या कचहरी का कोई वकील हो तो उनसे आप कंसल्ट करके ये आप 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी जो संतान है वो एक इकलौती लड़की संतान है, आपकी और कोई संतान नहीं है। वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनता है। और इसी तरीके से अगर आपका बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उससे भी रिलेटेड एक वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी उसका लाभ उस बच्चे को मिलेगा। इसी तरीके से EWS जो होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो दोस्तों आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को भी कुछ न कुछ एडमिशन में लाभ मिलता है। तो इससे रिलेटेड अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड भी प्रमाण पत्र आपको देना होता है एडमिशन के टाइम पर। इसी तरीके से अगर आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको BPL सर्टिफिकेट दिखाना होता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप भी लगता है एडमिशन के टाइम पर। बच्चे का ब्लड ग्रुप एक आप जो है सरकारी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं जो कि वैलिड माना जाता है। और बच्चे का आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आप अभी उसको बनवा लें, एनरोल तो एटलीस्ट आप करवा ही लें। तो दोस्तों ताकि एडमिशन के टाइम तक उस बच्चे का आधार कार्ड भी बन जाए। आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है एडमिशन के टाइम पर, उतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एक बार बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर जो केंद्रीय विद्यालय में फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा प्रेशर बनता है कि जल्द से जल्द बनवा के दें, इसलिए पहले से ही बनवा के रखें, ये आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आप फॉर्म भरते टाइम SC ST OBC, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, EWS, BPL, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैसे चुनें। तो दोस्तों इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप अगर SC ST OBC या फिर PWD, देखिए अगर बच्चा जो है वो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग की श्रेणी में आता है, अगर इससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र हैं तो आप ये कैटेगरी ज़रूर चुनें। इससे आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, प्लस इससे आपको RT कैटेगरी का भी लाभ मिलता है। RT कैटेगरी के लिए ये जो कैटेगरीज़ हैं SC ST OBC और PWD, ये ऑटोमेटिक एलिजिबल होती हैं। RT के तहत इनको जो है अलाभित समूह माना जाता है। इन कैटेगरीज़ को RT के तहत अलाभित समूह माना जाता है, तो इनको ऑटोमेटिक कंसीडर किया जाता है कि ये RT के लिए एलिजिबल हैं अगर आप डिस्टेंस के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, यानी कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की
दूरी है, जो रेडियल डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। ये अगर डिस्टेंस का क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हैं, यानी कि अगर ये जो दूरी है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तय की हुई दूरी के हिसाब से है और आपकी कैटेगरी SC ST OBC या फिर PWD की कैटेगरी है, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक RTE की कैटेगरी में चला जाएगा। फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर पूछता है कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर के रेंज में है। अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो अगर आप वहाँ पर हाँ करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक RTE कैटेगरी में चला जाएगा। दोस्तों, RTE कैटेगरी में एडमिशन होना थोड़ा आसान होता है, इसलिए इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर पॉसिबल है, अगर आप पात्र हैं तो आप इसका लाभ ज़रूर लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं तब तो आपको ज़रूर इसका लाभ लेना चाहिए अगर आप पात्र हैं तो। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपनी इनकम को चुनें, इससे भी RTE का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो भी आप जो है लो इनकम ग्रुप चुनें। लो इनकम ग्रुप ज़रूर चुनें फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि इससे भी आपको RTE का लाभ मिलेगा अगर आप डिस्टेंस की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। इसके बाद दोस्तों अगला, सिंगल गर्ल चाइल्ड होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को ज़रूर चुनें। दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड की अलग से सीट रिजर्व होती हैं क्लास 1 में। अगर 3 सेक्शन हैं तो वहाँ पर सेक्शन 2 सीट रिजर्व होती हैं, तो टोटल 8 सीटें होती हैं। क्योंकि सिंगल गर्ल चाइल्ड एक रेयर केस है, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके बच्ची को एडमिशन मिल जाए। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में और भी कई सारे प्रोविज़न हैं, जैसे कि बच्ची की फ़ीस नहीं लगती है, यूनिफॉर्म वगैरह का पैसा नहीं लगता है, और भी कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो सिंगल गर्ल चाइल्ड को दी जाती हैं। तो अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप इसको ज़रूर चुनें। और अभी भी अगर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेके कोई भी डाउट है, अगर भी आप अभी भी आपको आरक्षण और RTE को लेके कोई डाउट है, अगर आपको लो इनकम को लेके कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। रिप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो में अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इतना एक्सप्लेन हम कमेंट में नहीं कर पाते हैं जितना कि हम वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों, हम आपके कमेंट को भी देखते हैं, अगली वीडियो बनाने के लिए आपके कमेंट को भी ऑब्जर्व करते हैं, और पॉसिबल होता है तो हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपके सवालों के जो जवाब हैं वो अगली वीडियो में ज़रूर दिए जाएं। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं RTE कोटा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि RTE के तहत अगर आपको केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन लेना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डिसएडवांटेज ग्रुप डिफाइन किया है, जिसमें SC ST OBC नॉन क्रीमी और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ भी जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सर्टिफिकेट्स आप बनवा लीजिए अगर आप इन कैटेगरीज़ में आते हैं तो। उसके बाद दोस्तों एक कमज़ोर आय वर्ग प्रमाण पत्र होता है। जैसे कि मैंने बताया कि लो इनकम ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके माता पिता या फिर जो गार्जियन हैं वो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों, कमज़ोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र यानी कि एक आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसको आप बनवा लीजिए। जो आपके यहाँ आपकी जो राज्य सरकार है वो डिफ़ाइन की है कि लो इनकम इतने से कम सालाना इनकम वाले लो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो उसके आधार पर अगर आप आते हैं तो आप जो है बनवा सकते हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। और दोस्तों डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया कि ये RTE के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो ये एक स्वप्रमाणित होता है, आपको कहीं किसी और से नहीं प्रमाणित कराना होता है। आपको सिंपल एक ब्लैंक पेपर पर लिख कर देना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की डिस्टेंस है, जो दूरी है वो इतनी है, और वहाँ पर माता या पिता का डिक्लेरेशन होता है। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि डिस्टेंस सर्टिफिकेट स्वघोषणा पत्र। तो दोस्तों ये RTE कोटा के लिए एडमिशन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया।
तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी जानकारियाँ थी जो फॉर्म निकलने से पहले आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द फॉर्म निकलने वाले हैं केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया एडमिशन्स प्रोसेस से रिलेटेड। पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कैसे करना होता है आपको, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको उनको कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने हर पॉसिबल कोशिश की है कि आपको सही जानकारी और बिल्कुल सही डायरेक्शन दिया जाए, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो सके, आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर बीच में हमसे कोई गलती हुई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आपके जो भी प्रश्न हैं, अगर आपके प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिला तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देंगे, पूरे डिटेल से देंगे। अगर कमेंट में डिटेल से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको अगली वीडियो में आपके प्रश्न का जो जवाब है वो डिटेल से देंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमारी ये फैमिली में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फैमिली में एक नए मेंबर और जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमारी फैमिली को इसी तरीके से बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम और भी एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारियाँ लाते रहते हैं, और भी जितने पॉसिबल एडमिशन है जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है और कम पैसों में कम खर्चे में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, ऐसी तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हम लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो दोस्तों और भी ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बेल वाला आइकन है, घंटी वाला निशान, उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि टाइमली वीडियोज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है जिसका एक टाइम बाउंड होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक विद इन टाइम में आपको देखना ज़रूरी होता है ये सब जानकारियाँ, इसलिए आप अगर अपडेटेड रहेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपको जो जानकारी है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आपसे कोई भी जानकारी मिस नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन है, हमारा भी यही प्रयास है और आपका भी यही प्रयास होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों इस जानकारी को अपने और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे जानकारी के अभाव में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं उनको जानकारी हो, उनके माता पिता बढ़ चढ़कर एडमिशन में हिस्सा लें और उनके भी बच्चों का एडमिशन हो, ताकि सभी बच्चों का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।